50 साल की सुनीता देवी अपने बेटे करण के साथ रहा करती थी। सुनीता एक नंबर की बेशरम और मुंहफट औरत थी, जिसके चलते कई जगह रिश्ता ढूंढने के बाद भी उसके बेशर्मी के चलते उसके बेटे का रिश्ता टूट जाया करता। आखिर में बड़ी मुश्किल से जाकर शगुन से उसके बेटे की शादी की बात चलती है और इस बात से सुनीता बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके बेटे की शादी जो हो रही थी। अरे यार, ये माँ कहाँ चली गई मेरी? सहरा भी नहीं बांधा उन्होंने। पता नहीं, ढूंढता हूँ। माँ, माँ, कहाँ हो आप? तभी करण को कमरे से गुनगुनाने की आवाज आती है। पिया तू अब तो आ जा, 16 सावन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे सुनीता को गले लगा जा। हा 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 हा। अरे माँ, आप यहाँ पे रील बना रही हो? और ये कैसी साड़ी पहन रखी है आपने? चलो छोड़ो, कम से कम मेरा सहरा तो बांध देती। बाहर बारात जाने को खड़ी है। ओफो करण, थोड़ी देर रुक जाता, बस 1 मिनट रुक जा, मुझे ये रील डाल देने दे। तुझे तो पता है ना तेरी माँ के कितने सारे फॉलोअर्स हैं। बेकार में उन्हें यूं ना लगे कि मैंने उन्हें डिच कर दिया। अरे माँ, आज तो थोड़ा ख्याल कर लो। तुम्हारे बेटे का ब्याह है आज, तुम बहू लाने जा रही हो। अरे हाँ, जानती हूँ ये बहू को लेने के लिए जाना है, मगर इससे मेरी उम्र का क्या लेना देना। अब चल, बारात निकलने का वक्त हो गया है। ये रील मैं गाड़ी में अपलोड कर लूंगी, वरना तेरी घोड़ी भाग जाएगी, गधेड़ा कहीं का। सुनीता अपने बेटे करण की बारात लेकर बैंकेट हॉल में जाती है और मंडप में दुल्हन बनी बैठी शगुन अपनी सास का चमकता चेहरा देखकर कहती है, हे राम, अरे मेरी सास तो बहुत ज्यादा मेकअप पोत कर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे 2.5 किलो का तो मेकअप पोत रखा है थोपड़ी पर। ये तो वही बात हो गई, पूरी घोड़ी, लाल लगाम और ब्लाउज तो देखो एकदम बैकलेस पहना है। मेरी इस बिगड़ैल सास के आगे तो आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी फेल है। राम 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 ही बचाए। जहाँ एक तरफ सुनीता एक नंबर की बेशरम थी, तो वहीं शगुन एक संस्कारी घर की बेटी थी। क्या संस्कारी बहू और बेशरम सास एक दूसरे से कभी बनाकर रख पाएंगे? आखिर क्या रंग लाएगा ये शुभ मंगल सावधान। थोड़ी देर में शगुन और करण की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सुनीता उसका स्वागत करती है। अरे आओ शगुन बहू, हमारे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर लो। जी माँ जी। अरे बहू, तू माजी माजी मत बोल। अरे एकदम ओल्ड फैशन साउंड करता है। वैसे मैं तो तेरी छोटी बहन की तरह लगती हूँ। अरे क्या हुआ बहू, कोरोना तो नहीं हो गया? खास काहे रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस आपकी बात हजम नहीं हुई। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे हाँ हाँ कर, बहू को जरा कमरे में लेकर जा। जी माँ, चलो शगुन। ये कहकर करण शगुन को कमरे में लेकर चला जाता है। अरे ये दूध का ग्लास तो रसोई में ही रह गया, चलो मैं ही दे आती हूँ, थोड़ी टिप्स भी दे दूंगी। जैसे ही वो दूध का ग्लास देने जाती है, तभी उसे आवाज आती है, बेबी, सच में आज तो तुम लहंगे में कहर ढा रही हो, कहर। अब चलो, और टाइम वेस्ट नहीं करते। करण, ये क्या कह रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर दो। ऐसे खुलेआम बेशर्मी अच्छी नहीं लगती। अगर सासू माँ ने देख लिया तो? अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है? अपनी माँ की बहू को ही तो प्यार कर रहा हूँ। करण बिल्कुल ही बाप पर गया है। अरे वो भी ऐसे ही थे, मेरी और उनकी सुहागरात पर भी वो ऐसी ही तो बातें कर रहे थे। तुम भी ना करण, रुको, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। शगुन जैसे ही दरवाजा बंद करने आती है, तो दरवाजे पर खड़ी अपनी सास को देखकर उसकी आंखें शर्म से भर जाती है। सासू माँ, आप यहाँ दरवाजे पर? अरे हाँ, वो मैं दूध लेकर आई थी। अच्छा बहू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी स्वीट फर्स्ट नाइट। हे भगवान, ये सासू माँ तो बड़ी बेशर्म है, कैसी कैसी बातें कर रही थी। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे उठकर शगुन एक संस्कारी बहू की तरह घर द्वार तैयार करती है और अच्छे से नहाती है और पूरा घर सजाती है। हरे हरे गंगे, हर हर गंगे।
अरे नहाने में तो रूह ही कांप गई। अब जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ, आखिर आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। इसके बाद ठंड में कपकपाते हुए शगुन पूजा करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इतने में ही शगुन की सास सुनीता उसके पास आती है। अरे माँ जी आ गई। प्रणाम माँ जी, ये लीजिए आशीर्वाद। अरे नहीं नहीं बहू, इस स्वीट में बहुत कैलोरीज होती है, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। भगवान के प्रसाद को ऐसे नहीं कहते माँ जी, थोड़ा सा ले लीजिए। अब ये बताइए क्या बनाना है? एक काम कर बहू, जल्दी से पैग बना दे। हाय दैया, सासू माँ, अरे आप ठीक तो है ना? अरे सास बहू से पहले रसोई में हलवा या खीर बनवाती है और आप पैग बनाने का बोल रहे हो? शिव शिव शिव, रामा रामा रामा। अरे ये संस्कारी बहू तो बड़ी भारी पड़ गई भैया। चल जा, जो बनाना है बना ले। तभी गली में ठेले वाले की आवाज सुनाई देती है। सब्जी वाला, गाजर ले, मूली ले, भिंडी ले, तरोई ले, आओ री आओ भैया। अरे ओ सब्जी वाले भैया, कैसे दी गाजर? 40 रुपया किलो है भाभी जी। हैं 40 रुपए किलो सब्जी? मंडी में तो गाजर एकदम सस्ती है। पर आंटी जी एकदम ताजे गाजर हैं। ठेले वाले के मुंह से आंटी सुनकर सुनीता पिनक जाती है। अबे ओ झोपड़ी के, आंटी किसको बोला बे? आंटी होगी तेरी माँ, तेरी दादी, तेरी चाची, तेरी गर्लफ्रेंड। ससुरी कोडवर्ड में गाली दे रही है। सुबह सुबह किस बेशरम का पाला पड़ गया, यहाँ से कट लेता हूँ। सुनीता की बेशर्मी देखकर बेचारा ठेले वाला भी वहाँ से फुर हो जाता है। अरे भैया रुको तो, अरे सुनो तो, देख लिया सासू माँ, आपकी बेशर्मी की वजह से बेचारा सब्जी वाला भी भाग गया। इतना सब सुनने के बाद भी सुनीता के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ एक तरफ पूरी गली मोहल्ले में शगुन के संस्कारों के चर्चे चल रहे थे, तो वहीं सुनीता की बेशर्मी की बातें हो रही थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुनीता सुबह सुबह अपने कमरे में लाउड स्पीकर चलाकर गाने चलाकर नाच रही थी। तभी झाड़ू लेकर शगुन कमरे में आ रही होती है और दरवाजे पर खड़ी होकर ये नजारा देखने लगती है। बहुत ही तंग किया मिलके इन ख्यालों ने, बेशरम रंग का देखा दुनिया वालों ने। सुनीता का रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। वाह रे मेरी बेशरम सासू माँ, आप तो छा गई, हद ही कर दिया आपने। ये क्या कोई उम्र है मटकने की? बुढ़ापा चढ़ा है, बाल पक गए, दांत आदि गिरने को है, घुटनों की ग्रीस चली गई और तब भी भजन गाने की उम्र में पुदक पुदक के बॉलीवुड गानों पर नाच रही हैं। अरे मेरी संस्कारी बहू तो फिर शुरू हो गई। 4 दिन की है जिंदगानी, जी ले मेरी रानी। इसे भी खुलकर ना जिया तो क्या ही जिया। हाँ मगर इतना खुलना भी ठीक नहीं होता ना सासू माँ, आप जानती है ना मोहल्ले की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। अरे वो सब तो मुझसे जलती है, जलनखोर कहेगी। मैं इतनी सुंदर जो हूँ? सुंदर नहीं है, आप एक नंबर के बेशरम है, बेशरम। सासू माँ गाली गलौज आप देती हैं, सुट्टा आप पीती हैं, शराब आप पीती हैं, माला जपने की उम्र में अंग्रेजी गाने चलाकर ठुमकती हैं और फिर भी कह रही हैं कि आप अच्छी हैं। कभी शगुन को दरवाजे पर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ शगुन बहू, कहाँ है तू? अरे कमला आंटी जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहू, तुम्हारे पड़ोस में लल्ला हुआ है, मोहल्ले में हल्ला हुआ है, तुम्हें खबर ही नहीं है? अरे आज शाम को कमला बहन के घर में छठी की पूजा है बच्चे की, तुम भी आ जाना और अपनी बेशर्म सास को भी ले आना। चल कम्मो, अभी और भी घरों पर न्योता देना है। शाम को शगुन तैयार हो जाती है। माँ जी जल्दी कीजिए, कहाँ रह गई? अरे आ गई बहू, क्या बात है, कैसी लग रही हूँ मैं? तभी अपनी सास को शॉर्ट ड्रेस में देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। छी छी छी, अरे माँ जी ये कैसे बेशर्म कपड़े पहने हैं? अरे क्यों बहू, क्या खराबी है इन कपड़ों में? ठीक तो लग रहे हैं। अरे मेरी बेशर्म सासू माँ, सारी शर्म बेचकर खा गई हो क्या? क्या थोड़ी बहुत इज्जत बची कुची है आपकी? क्यों इज्जत का फालूदा बना रही हो?
अरे अपनी नहीं तो अपनी बहू की इज्जत का ख्याल कर लो। अपनी बहू शगुन की बात समझने की बजाय सुनीता उल्टा उस पर ही उखड़ जाती है और उसे सुनाती है। बहू, अरे तूने क्या मुझे समझ के क्या रखा है? जब देखो संस्कारी बनकर दिखावा करती है। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी नहीं, समझी? और दूसरी बात, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, तू मुझे मत सिखा के क्या करना है। बेचारी बहू को अपनी सास के उखड़े हुए बर्ताव से बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो वहाँ कुछ भी नहीं कहती और जहाँ शगुन संस्कारी बहुओं की तरह लंबा सा घूंघट किए आती है, वहीं सुनीता को देखकर पड़ोसन आपस में फुसफुसाती है। लो आ गई बेशर्म सुनीता। सुनीता ये बात सुन लेती है। अरे क्या खुसुर पुसुर कर रही हो तुम दोनों मेरे बारे में? अरे हम तो बस तेरी तारीफ कर रहे थे कि सुनीता, यही कि तू कितनी बेशर्म है। चंपा देख तो जरा, ये बूढ़ी घोड़ी कैसे बेशर्मों की तरह लीपा पोती करके आई है, और कपड़े तो देखो अधरंगी कहीं की। इसे देखकर तो शर्म भी शर्मा जाए। वही तो, जरा देखो शगुन बहू को, कितनी संस्कारी है, सर पर घूंघट, आंखों में शर्म। संस्कारी तो होगी ही ना चंपा, अच्छे घर से जो आई है, और एक इसकी ये बेशर्म सास है, लाज को ही धो दिया है। औरतों की ये सारी बातें सुनकर सुनीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर शगुन को अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगता है। बस बहुत हो गया आंटी जी, तब से मैं देखे जा रही हूँ आप मेरी सासू माँ को जो मन में आए बोल रही हो। दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर अपने गिरेबान में झांकना उतना मुश्किल है। अरे मेरी सास बेशर्म है क्योंकि वो अपने हिसाब से जीती है, और आप इधर उधर की चुगलियां करती हैं, ये भी तो आपका हिसाब है। अरे आप कौन सा दूध की धुली है। इसके बाद शगुन अपनी सास के आंसू पोंछती है। बहू, मुझे लगता था कि तू बहू होकर मुझ पर हुक्म चलाएगी, और आज मुझे समझ में आ गया कि कभी कभी अपने जब कड़वा बोलते हैं तो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, तभी तो आज तू मेरे लिए लड़ पड़ी। उस दिन के बाद से सुनीता अपनी चाल चलन में थोड़ा सा सुधार करती है और एक संस्कारी सास बनकर रहने लगती है। भावना की शादी आदित्य नाम के लड़के के साथ तय हो चुकी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का था। भावना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। वो अपनी मेहंदी के दिन मेहंदी लगवा रही थी। अरे क्या कर रही हो? थोड़ा अच्छी और यूनिक मेहंदी का डिजाइन लगाओ मेरे हाथ पर। पैसे पूरे मिले हैं तो काम भी उसी हिसाब से करो ना। अरे शांत हो जाओ भावना बेटी, अपने चेहरे पर शर्म के लाली रख, गुस्से की नहीं। मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ माँ, लोग मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करते हैं। और हाँ, मेरे होने वाले पति का नाम भी अच्छे से लिखना। मेहंदी वाली भावना का गुस्सा देखकर हामी सर हिला देती है। अगले दिन भावना लाल शादी के जोड़े में बहुत सुंदर दिखती है। तभी कुछ ही देर में बारात आ जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से भावना और आदित्य की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, इस कलश को सीधा पैर मार कर घर के भीतर आ जा। अंदर की ओर गिराना है, यही ना माँ जी? मुझे पता है, आप अपने मुंह को कष्ट मत दो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और दोनों अंदर आते हैं। अरे बहू, मानती हूँ तू नई जमाने की पढ़ी लिखी है और सब कुछ जानने वाली लड़की है, लेकिन अपनी सास से बात करने की थोड़ी तमीज सीख ले। हाँ भावना, सभी के सामने थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। घर में घुसी नहीं कि सास का प्रवचन शुरू हो गया। माफ करना माँ जी, वो थक गई हूँ ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। अरे ठीक है बहू, लेकिन आगे से ध्यान रखना, वो तो तुम्हारे ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, कहीं उन्होंने सुना होता तो गुस्सा करते। फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। उस समय तो भावना बात को आगे ना बढ़ाते हुए कमरे में चली जाती है, लेकिन सुमित्रा की कही ये बात उसे चुभ जाती है। समय बीतता है और भावना अपनी सास के प्रति हमेशा उखड़ा व्यवहार ही रखती। कुछ समय बाद सुमित्रा के पति की तबीयत खराब रहने लगती है। बहू, जरा गर्म पानी तो करके ला दे, इन्हें दवाई देनी है। माँ जी, मेरे सर में भी बहुत दर्द है और भगवान ने आपको भी तो 2 हाथ दिए हैं ना, इसीलिए चुपचाप खुद उठकर पानी गर्म कर लीजिए। अब भावना ये बोलकर चली जाती है और सुमित्रा खुद ही उठकर पानी गर्म करने लगती है और कहती है, बहू के लिए दवाई ले जाती हूँ, उसके सर में थोड़ा आराम हो जाएगा। सुमित्रा अपनी बहू को बेटी की तरह मानती, लेकिन भावना सुमित्रा को सास होने का सम्मान देने से रही। अब बीतते समय के साथ सुमित्रा के पति की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि एक दिन अचानक ही उसकी मौत हो जाती है और सुमित्रा विधवा हो जाती है। शोक सभा में जहाँ सभी की आंखें नम थी, तो वहीं भावना अपनी मन ही मन कहती है,
इस बुढ़े को भी अभी ही टपकना था। 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है, वो कैसे मनाऊंगी? तभी अचानक ही भावना को चक्कर आती है और वो गिर पड़ती है। डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि वो गर्भवती है। माँ, वो भावना प्रेग्नेंट है। अरे भगवान की भी अजब ही माया है। दादा के जाने पर घर के चिराग के आने की खुशखबरी मिल गई है सुमित्रा बहन। हाँ कमला बहन, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर आदित्य के बाबूजी भी होते तो अच्छा होता। समय बीतता है और सुमित्रा अब अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। तभी एक रोज भावना की माँ तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आती है। माँ, आप यहाँ अचानक? हाँ मेरी बच्ची, तुझे मिलने का दिल किया तो चली आई। वैसे भी अब मुझे नानी जो बनाने वाली है तू। नमस्ते बहन जी, कैसी है आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बहन जी, पर आपको इस सफेद साड़ी में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। आप बहू से बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे सुन बेटी, अपनी विधवा सास का साया अपने बच्चे पर मत पड़ने दियो, इससे दूर ही रहियो तू। पर ऐसा क्यों माँ? हे भगवान, माँ बनने वाली है और इतनी समझ नहीं कि विधवा को शुभ नहीं माना जाता। मैं तो कहती हूँ तो इस बुढ़िया को आश्रम भिजवाने का जुगाड़ लगा ले बस। तभी सुमित्रा वहाँ आ जाती है और कुछ देर बातचीत कर शैलजा तो घर लौट जाती है, लेकिन उसकी कही हुई बातें भावना के दिमाग में घूमती रहती है, जिसके बाद वो अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक रोज वो कड़वा काढ़ा देने पर भावना अपनी सास को बहुत ज्यादा सुनाती है और उसके ऊपर उस कड़वे काढ़े को फेंक भी देती है। बहू, ये क्या किया तूने? चुप कर बुढ़िया, ये तूने काढ़ा बनाया है या जहर? खबरदार जो ऐसा दोबारा बनाकर लाई तो। अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर सुमित्रा हैरान थी। धीरे धीरे भावना का अपनी विधवा सास पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक रोज खाने के समय सुमित्रा आदित्य से कहती है, बेटा मैं सोच रही थी कि गांव चली जाऊं, बहुत समय हो गया है। पर माँ, वहाँ आप अकेले जाकर क्या करेंगी? वहाँ पे तो आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। बेटा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कि अपना ख्याल ना रख सकूं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। क्यों माँ जी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कहीं मेरे प्रेग्नेंट होने के कारण आपको काम करना पड़ रहा है इसीलिए तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा तो कुछ भी मत सोच। मैं तो बस। ऐसा कुछ नहीं है तो भला आप अभी गर्भवती बहू को छोड़कर गांव जाने के बाद कैसे सो सकती हैं? हाँ माँ, भावना को इस समय आपकी जरूरत है। सुमित्रा अपने बेटे की बात को टाल नहीं पाती और उसे अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में भी नहीं बता पाती। इस तरह ही कई महीने बीत जाते हैं और भावना अपनी सास पर अत्याचार कर उससे घर के नौकरों की तरह काम करवाती और उससे नौकरानी बनाकर ही रखा करती। एक रोज खाना खाते हुए भावना को खाना पसंद नहीं आता तो वो जमीन पर खाने की प्लेट को पटक देती है। बहू खाने का इस तरह अपमान नहीं करते। अरे तो इस तरह का खाना बनाती क्यों है बुढ़िया, जिसे खाने का नहीं फेंकने का दिल करे? एक काम ढंग से नहीं होता है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये कचरा साफ कर। सुमित्रा टूटी प्लेटों के टुकड़ों को उठाने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। आह, मेरा हाथ। अरे जरा सी तो चोट लगी है, इतना क्या नौटंकी कर रही है? तभी पड़ोसन कमला वहाँ गाजर का हलवा लेकर आती है तो सुमित्रा पर होता अत्याचार देखकर हैरान रह जाती है। हाय दैया, बहू तू माँ बनने वाली है और अपनी माँ जैसी सास पर इस तरह अत्याचार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा है आंटी, मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है, वरना टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। राम राम राम, किस तरह की बातें कर रही है तेरी बहू सुमित्रा? ओहो, कितना चिल्ला रही है। चल चल चल, घर से निकल। भावना कमला को धक्का देकर घर से बाहर कर देती है और तो और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कमला भी भावना की इस हरकत से गुस्से में थी। एक रोज सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए बेहोश हो जाती है। काफी देर होने के बाद भी भावना उसे देखने नहीं आती। तभी घर से बाजार जाने के लिए निकली कमला सुमित्रा को इस हालत में देखकर अस्पताल ले जाती है और वहाँ से आदित्य को कॉल करती है तो आदित्य भागा भागा हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? तो आप हैं इनके बेटे, क्या आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है? इनके शरीर पर चोटों के निशान हैं और तो और ये बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इन्हें आराम की बहुत जरूरत है।
वो तो भला है आपकी पड़ोसन का जो इन्हें यहाँ पर समय पे ले आई। बेटा, डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा 1 घंटे से बेहोशी की हालत में थी। मैंने जैसे ही देखा उसे यहाँ ले आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो जाने क्या होता। बेटा, तेरी माँ इस उम्र में विधवा का दुख झेल रही है, ऊपर से तेरी पत्नी इस पर इतने अत्याचार करती है कि क्या बताऊं। तेरी पत्नी जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आदित्य के बहुत पूछने पर कमला उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर आदित्य हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद वो सुमित्रा को लेकर घर पहुंचता है तो भावना हैरान रह जाती है। माँ जी, कहाँ घूम रहे थे आप? अरे, घर में गर्भवती बहू है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इतना ख्याल भी नहीं रहा आपको? खबरदार, तुमने एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मैं अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करते हुए एक भी बार शर्म नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं? शर्म करो भावना, अब तो शर्म करो। तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। अब बस बहुत हुआ, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से। आदित्य की बातें सुनकर भावना को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोती हुई कहती है, आदित्य, ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती की है तो सजा भुगतो भावना, निकलो मेरे घर से। रुक जा बेटा, इस हालत में वो कहाँ जाएगी? ऐसा मत कर, माफ कर दे उसे। देख रही हो तुम, जिस सास पर तुमने इतना अत्याचार किया उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी दया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा अपनी बहू को रोता देखकर उसे माफ कर देती है और दूसरा मौका देती है। कुछ महीनों के बाद भावना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद भावना कभी भी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और हमेशा उसकी इज्जत करती।